गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें एक तो हम देखेंगे कि जो लोकेशन होती है इंडस्ट्री के लिए, है ना। एग्रीकल्चर तो आप देखते हैं क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें मतलब बेसिक्स को अगर हम देखें, लेकिन इंडस्ट्री क्योंकि मैनमेड एक चीज है, उसको हम लोग लगाते हैं, तो इस वजह से हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, लोकेशंस का, या और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसको हम देखेंगे बेसिकली प्यारे बच्चों। और साथ में जो दूसरा टॉपिक है वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे हमने एग्रीकल्चर में देखा था, आप जब एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के टॉपिक्स को जब आप लिखोगे और इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जब आप टॉपिक को लिखोगे, तो लगभग आपको बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी मिलेगी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे और भी बेहतर तरीके से चीजों को थोड़ा समझना चाहते हैं बेसिक से, बैक टू बेसिक, तो आप 8th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी है उसको जब कंपेयर करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी से, तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी, है ना। और कुछ चीजें एडिशनल मिलेंगी और कुछ चीजें आपको 10th में एडिशनल मिलेंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो है दैट इज लोकेशन। तो लोकेशन के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। जैसा कि आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, जमशेदपुर, है ना, जो पहले सांची के नाम से जाना जाता था, वहां पर जब मतलब जो उद्योग, जब टाटा को वहां पर स्टैब्लिश किया गया, जो टिस्को है, तो उससे पहले जर्मनी से एक मतलब जर्मन बेस के थे, यूएसए से एक वो अपने साथ में लेकर आए एक साइंटिस्ट को, जो जिसने ये चीजें देखी कि यहाँ का जो आयरन है वो कैसा है कैसा नहीं है ना। तो बहुत सारी रिसर्च वर्क की, उसके बाद कहीं जाके उन्होंने जमशेदपुर में अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको, या जो अपनी फैक्ट्री है उसको वहां पे स्टैब्लिश किया। तो यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कोई भी चीज जब हम इंडस्ट्री को जब हम लगाने से पहले। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो किस किस चीज से इंफ्लुएंस होती है, उसको आप याद करने के लिए देखो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूलाज हैं और जो बेसिकली इस तरीके के फॉर्मूला है बहुत सिंपल से, तो ये आपको देखो, हम कई बार एग्जाम में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें पॉइंट सारे पता है, लेकिन हम हमारे मन में ये रहते कि यार कहीं ये भूल तो नहीं गया, मैं ये वाला तो नहीं रह गया। तो वो भूलो ना आप कोई चीज, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, कैटरपिलर, है ना। कैटरपिलर में जितने भी वोवल्स हैं उससे कुछ नहीं बनेगा, तो वोवल्स को मैंने ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। कैटरपिलर और वुमेन चीफ मिनिस्टर, है ना। 5 साल पहले एक ऐसा समय था भारत में जब उत्तर में महबूबा मुफ्ती थे, और इधर पूर्व में ममता बनर्जी, पश्चिम में सिंधिया, और दक्षिण में अम्मा जिसको बोलते हैं, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। तो मतलब चारों तरफ तो वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो जब हम लोकेशन को जब हम देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें इंफ्लुएंस करती हैं, वो कौन कौन सी चीजें, कैटरपिलर, WCM, W फॉर वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो कैपिटल, C फॉर कैपिटल या कम्युनिकेशन, कुछ भी कर सकते हो आप। कैपिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किस तरीके से अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, लेबर, वाटर, कम्युनिकेशन एंड मार्केट। ठीक है, तो अब हर चीज तो जो अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है, सारी चीजें तो मुझे हो सकता है ना मिले, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल होगी, मतलब जो भी इनमें से मैक्सिमम मुझे अवेलेबल होगी, वहां पर मैं अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना पसंद करूंगा। और मेन मोटिव इसमें ये होता है प्यारे बच्चों, जैसे थोड़ी इकोनॉमिकल वो चीज मिले। जैसे मान लो आप जानते हो कि जो हमारे हिमालय है, वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन वहां पर आपको लेबर इजीली नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे जो बहुत ही हार्ड जगह है, वहां पर आपको बहुत सारे मिनरल्स हैं, आपको पता है, तो आपको लेबर भी चाहिए। तो यानी मेन इंटेंशन जो रहता है वो इकोनॉमिकली और इजीली अवेलेबल, दो चीजें यहां पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो देखते हैं। और आप एक चीज इसमें देखोगे प्यारे बच्चों कि जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे अगर मैं अभी एक, जैसे अभी फिलहाल मैं जहां पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये पंजाब का एक हुसैनपुर है, और हुसैनपुर एक गांव है, और यहां पर एक रेल कोच फैक्ट्री, काफी बड़ी एक मतलब संस्था है जो कि रेल के जो कोचेस को बनाती है, रेल कोच फैक्ट्री। तो इसकी वजह से आसपास ये वाला एरिया भी अब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन हो गई है यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो हैंड इन हैंड चलती है। तो जहां पर भी उद्योग होते हैं, आप देखोगे वहां पर सिटीज या जो अर्बन एरिया है वो डेवलप हो जाता है। तो लोकेशन की ही उसमें फीचर्स में हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं।
अब एक वर्ड आप देखोगे यहाँ पे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन क्या होता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आपको उसका आइडिया लग जाएगा। एग्लोमरेशन यानी कि आप किसी भी बड़े सिटी का नाम ले लीजिए कि वहां पर मान लो जूट की इंडस्ट्री या कॉटन की इंडस्ट्री, तो धीरे धीरे बाकी जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं तो वो एक साथ अपना हब बना लेती हैं। तो जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, तो वहां पर कॉटन से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज हैं जो उसकी सह में अपना मतलब अपनी बिजनेस को बढ़ा लेती हैं। तो यानी कि काइंड ऑफ, मैं इसको किस तरीके से समझाना चाहता हूं, आप मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या होता है, आपको एक ही बड़े से उसमें बिल्डिंग में आपको लगभग सारी चीजें मिल जाती है। आपको टीवी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, सोफास खरीदने हैं, बेड खरीदने हैं, तो ये सारी चीजें आपको, तो आप इसको एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोल सकते हो, ठीक है, जहां पर एक ही के साथ साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आसपास लग जाती है, और जिसकी वजह से, और जहां पर भी इंडस्ट्री लगेगी प्यारे बच्चों, वहां पे अर्बनाइजेशन होगा, यानी सिटी की तरफ जाएंगे, और जहां पे भी सिटीज होगी वहां पर आप देखते हो कि आपको इजीली, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, डॉक्टर है, हेल्थ है, वो भी फैसिलिटीज आपको जो है ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलप हो जाती है फॉर द सेक ऑफ सर्विस टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड जो भी उनके वर्कर्स हैं, जो भी वहां से प्रोडक्टिविटी हो रही है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। एक वर्ड आप देखोगे हिंटरलैंड। प्यारे बच्चों, मैं आपको, वैसे आपको भी लगा होगा कि जो 8th की आपकी एसएसटी है और जो 10th की एसएसटी है, तो मुझे लगता है 8th की जो एसएसटी है वो बेसिक है 10th की एसएसटी के लिए। तो जिस बच्चे ने 8th की एसएसटी अच्छे से पढ़ी है, 10th की बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ जाती हैं। और ये चीज हिंटरलैंड आपने वर्ड 7th में भी देखा है हिस्ट्री में। और हिंटरलैंड क्या होता है प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर के आसपास, यानी कि आजादी से पहले जो भी हमारी, क्योंकि ओवरसीज हमें दूसरे देशों में, आपको पता है हमको जो गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटिश, अपने ब्रिटेन में हमारे यहां से रॉ मटेरियल को लेके जाता था, तो वो हमेशा कोस्टल एरिया पे अपनी चीजों को उन्होंने डेवलप किया, सिटीज को डेवलप किया, अपने उद्योग धंधे सिटीज की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ लगाए। और मैं जानता हूं आप सबको पता है कोस्टल एरिया क्या होता है, जो पानी के आसपास होता है, समुद्र के आसपास होता है ना। तो जैसे चेन्नई काफी पुराना और काफी पॉपुलर और आज तक बहुत पॉपुलर है, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता, तो यहां से क्या है, ओवरसीज जो बिजनेस है करने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे हिंटरलैंड, अब हिंटरलैंड क्या है कि यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला आपका एरिया या फिर जो इनर साइड है, नॉट कोस्टल एरिया, वहां पर आपने एक उद्योग धंधों को लगाकर और उसको एक व्यापारिक, यानी कि एक मार्केट, आप हिंटरलैंड को एक काइंड ऑफ मार्केट भी बोल सकते हो, जो इंटीरियर में होता है, जो एग्रीकल्चर के एरियाज के आसपास होता है, यानी कि जो हमारे गांव का जो एरिया है उसको आप कह सकते हो। और फिर बाद में धीरे धीरे वो भी इतना डेवलप हो जाता है, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, अगर हम इनको देखेंगे बहुत ज्यादा ये कोस्टल एरियाज में नहीं आते हैं, तो इसको बोला जाता है हिंटरलैंड, ठीक है। तो मार्केट भी आप कह सकते हो हिंटरलैंड को। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होती है, मतलब जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया कि वो जब पहले हम गुलाम थे तो हमारी जो सिटीज डेवलप हुई थी वो कोस्टल एरियाज पे हुई थी, और कोस्टल एरियाज टू हिंटरलैंड, फिर हमने धीरे धीरे, अब इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, कोस्टल एरिया से फिर हम धीरे धीरे कहां पर आ गए, हिंटरलैंड की तरफ। अब हम देखते हैं कि ये जो छोटा सा टॉपिक है ये आपकी बुक में आपको क्या बताता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। तो कैटरपिलर, आई होप कि आपको ये सारा इतना कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं, वही आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट्स याद आ जाएंगे, है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power, and market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower कॉस्ट, है ना, लोअर कॉस्ट, यानी कि बहुत उसमें। आफ्टर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलो, जैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उससे के साथ में अर्बनाइजेशन भी उसको पीछे पीछे पकड़ रहा होता है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, thus industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advices, etc. है ना, ये सारी सर्विसेज भी जब हम सिटीज में देखते हैं तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है टू द इंडस्ट्री। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, एक साथ आ जाती हैं वो, टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नॉन एज एग्लोमरेशन।
एग्लोमरेशन समझ में आ गया, जब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक जगह पर आ जाएं, क्यों, किसका बेनिफिट उठाने के लिए, जो वहां पर उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं। अब जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड है, आप देखोगे कि दिल्ली में अगर आप एक रेहड़ी लगा रहे हो, सिंपल एक अगर आप रेहड़ी लगा रहे हो, तो वहां पर आपको मतलब वो सारी फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी जो बनिस्पत इसके जो आप गांव में एक घर घर जाके जो आप अपनी रेहड़ी से आप कुछ बेच रहे हो। तो मतलब ये मैंने आपको बहुत एक सिंपल बताया, एग्लोमरेशन यानी कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री एक जगह पे आ जाए, जहां पे सिटीज में जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो बैंकिंग की, एडवाइजरी की, सारी की सारी फैसिलिटीज उनको मिल जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, तो जिनको भी हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं, तो आप उनको एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी बोल सकते हैं। In the pre-independence period, most manufacturing units were located in places from point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, there emerged certain pockets of industrial development, urban centers surrounding by a huge agricultural, rural हिंटरलैंड। हिंटरलैंड आपको भीतरी प्रदेश, आप इसको और बेहतर तरीके से, अगर आपने 9th का क्लाइमेट चैप्टर आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पे एक वर्ड है कॉन्टिनेंटल, है ना, कॉन्टिनेंटैलिटी। तो जितना कोस्टल से अंदर होगा, तो आप हिंटरलैंड को कॉन्टिनेंटैलिटी से भी आप इसको मतलब समझ सकते हैं, समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक में हमने, जब आप नीचे वाला चार्ट देखोगे तो इसमें देखोगे कि वो सारी चीजें बताई गई हैं, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, आउटपुट, है ना, मनी, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल यानी कि मनी। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, लोकेशन को ध्यान में रखते हो कि कम से कम पैसा लगे, हम पहले शेयर कर चुके हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जैसे गवर्नमेंट आजकल काफी प्रमोट कर रही है, जैसे अगर आपने सुना हो बद्दी, है ना, हिमाचल में एक जगह है बद्दी, जो अपने बिल्कुल अंबाला से लगते हुए है, ज्यादा 1 घंटे का रन है, सिर्फ 50 to 55 किलोमीटर। तो वहां पर क्या, या और भी कहीं ऐसी जगह पे, वो मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि शुरू के 10 साल तक आपको जो आपकी टैक्स है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप टैक्स मतलब 10 साल तक टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहा है, कहीं और अगर आप खोलोगे तो क्या होता है कि वहां पे धीरे धीरे एग्लोमरेशन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री जाके, क्योंकि टैक्स वहां पे 10 साल या 15 साल, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो। तो आपको एग्लोमरेशन, आई थिंक ये अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, जैसे हमने उसमें देखा था एग्रोबेस। तो यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप 8th वाले में देखोगे तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1-2 चीजें एडिशनल दी गई हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को जरूरी नहीं है जो ये 5 पॉइंट्स आपको दिए गए इसी के आधार पर आप इसको कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आधार इसके बन सकते हैं जिसके कारण हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है ORS, है ना। ORS बचपन में जब कुछ पेट में गड़बड़ या कुछ ऐसा होता है तो हम बच्चों को ORS देते हैं, और ORS, है ना। तो ORS का मेन मोटिव क्या है, या मेन यूज क्या है, या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ORS का मेन मोटिव क्या है। तो अगर उसका मोटिव है, यानी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उससे फायदा होता है, तो हम उसको बल्क में, या उसकी बहुत ज्यादा मतलब बल्क में उसको हम बनाते हैं, है ना। बल्क एंड वेट, बल्क यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, और वेट यानी कि उसकी वेट। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने। O फॉर क्या है अभी हम देखेंगे, ऑनरशिप। R फॉर रॉ मटेरियल। S फॉर साइज, ठीक है, और साइज को आप कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल। तो साइज और कैपिटल ये अभी हम देखेंगे किस तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेन रोल, यानी कि ORS का मेन रोल। अब ये जो मेन रोल है बेसिकली इसमें और कुछ नहीं, इसको इस आधार पर क्लासिफाई किया है कि ये जो भी इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट कस्टमर के लिए वो चीजों को फिनिश्ड गुड की तौर पे वो बना रही है, या वो एज अ रॉ मटेरियल तैयार कर रही है ना, कि वो किसी और इंडस्ट्री में काम आ सके, ठीक है। तो और आयरन ओर से हमने आयरन निकाला, ठीक है, उसको फिर अब उस आयरन को हम डायरेक्ट कस्टमर थोड़ा ना यूज कर रहा है, उससे हम कुछ बनाएंगे, फिर वो आप डायरेक्ट यानी कि एक फिनिश्ड गुड की तरह। तो ये बेसिकली अभी जब हम देखेंगे बहुत ही सिंपल है। फिर बल्क एंड वेट, तो हम देखते हैं कि भाई वो मतलब हैवी इंडस्ट्री है या लाइट इंडस्ट्री है। तो हैवी इंडस्ट्री जैसे आप देखते हो जो आयरन एंड स्टील कितनी भारी भारी उसमें मतलब गाड़ियां या ये सब जो चीजें हैं, और लाइट में आप देख सकते हो टॉयज भी हैं, फिर आप देख सकते हो कि
इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीजें हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा भारी नहीं है एज कंपेयर टू जब हम आयरन एंड स्टील की बात करते हैं। तो यहां पर हम 3 टॉपिक करेंगे और प्यारे बच्चों आपको ये ऑलरेडी आते हैं, फिर भी हम अपने उसके लिए ओ से क्या बनता है, ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज और कैपिटल। मैंने दोनों चीजें यहां पर यूज की। यहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका एक उछल कर आता है प्यारे बच्चों। और जैसे हम देखते हैं ऑनरशिप के बेस पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर में आपको साथ में एग्जांपल्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में जो एजेंसीज है, जिसके डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो होती है, जैसे अगर हम रेलवे की बात करें, यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो भी गवर्नमेंट के उसमें, दिल्ली में जैसे प्राइवेट कर रखा है, काफी जगह पे प्राइवेट भी किया हुआ है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट ऑन करती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसका ऑनर कौन है, ठीक है। पहला क्या है, जहां पर पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज को यूज करी। दूसरा क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने अपनी एक कंपनी, जैसे रिलायंस है ना, टिस्को है, तो ये क्या है, या तो एक बंदे की है, इंडिविजुअल की, प्राइवेट है वो बंदा, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कुछ लोगों ने मिलकर उसको स्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें हम देखते हैं एलजी है ना। एलजी हम आप इसको सोचते होंगे कि इसका फुल फॉर्म है लाइफ्स गुड, नो, उसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड गेल्स्ट्रॉन। एलजी, लार्सन एंड गेल्स्ट्रॉन, 2 व्यक्ति, उन दोनों ने मिलकर एलजी कंपनी को स्टैब्लिश किया है। तो इस तरीके से या तो इंडिविजुअल होता है वो प्राइवेट में, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। अब जो जॉइंट है, थर्ड है जो आपका जॉइंट सेक्टर में, आप देखोगे प्यारे बच्चों, जो पहला है यानी कि गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो एक साथ ही आप याद रखेंगे, या तो कोई एक है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, इन दोनों से, तभी तो जॉइंट बन गया ना वो। एक तो पब्लिक हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका प्राइवेट, और तीसरा हो गया जॉइंट, है ना। जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट प्लस आपकी जो है या तो इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे आप इसमें इंडियन ऑयल देखते हैं, या फिर आप देखते हो इसमें जो आपका मारुति उद्योग है ना। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जॉइंट सेक्टर में मारुति उद्योग या ऑयल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ, मारुति उद्योग नहीं दिया है, लेकिन आप यू कैन राइट इट डाउन। तो मारुति उद्योग में क्या है, गवर्नमेंट का भी शेयर है। 1984 में मारुति कंपनी को भारत में राजीव गांधी जो उनका लाने में एक अहम भूमिका थी, तो गवर्नमेंट का भी उसमें, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यही सबसे बड़ा है और यही सबसे मतलब इजी तो सारे ही हैं। तो कोऑपरेटिव यानी कि इसको आप समझेंगे प्यारे बच्चों, कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव यानी कि मान लो महाराष्ट्र में शुगर काफी है, या हम गुजरात में बात करते हैं वहां पे मिल्क बहुत है, अमूल का आपने नाम सुना होगा। या कॉयर, कॉयर क्या होता है, जो नारियल होता है, नारियल के जो वो बाल से होते हैं ना, वो जब हम उसको निकालते हैं तो उसको कॉयर बोलते हैं ना, जो उसकी जटाएं होती हैं, तो उसका बिजनेस केरला में ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, मान लो मैं अभी जहां पर हूं, मान लो कपूरथला में मैं अभी हूं, तो यहां पर मैंने सभी जितनी भी दूध वाले लोग हैं, हम सब ने मिलकर एक जगह इकट्ठे हो गए, और हमने क्या तय किया कि अब हम एक मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बनाएंगे, और इसमें जो भी फायदा होगा वो सारा फायदा प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जिसका जो हिस्सा बनता है उसको, जिसने जितना दूध दिया या जो भी चीज दी है उस हिसाब से उसी को ही वो प्रॉफिट वापस दिया जाएगा। तो यानी कि इसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई रोल है, ना ये, कुछ लोग आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर उस चीज को ले, जो चाहे वो मिल्क है या कॉयर है, इन चीजों, या शुगर केन है, शुगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग उसमें वर्कर हैं, ठीक है, या जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो प्यारे बच्चों वर्कर भी तो वहां पे होंगे, तो वर्कर्स का और जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उन सबका बराबर का हिस्सा होता है। नुकसान हुआ तो भी सबका, फायदा हुआ तो भी सबका, तो इसलिए इसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर। तो इसमें आपको याद रखना है महाराष्ट्र का शुगर को ध्यान में रखना है, कॉयर केरला में, कॉयर यानी कि नारियल की वो, है ना, और अमूल जो है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है, यूनियन लिमिटेड। तो अमूल गुजरात में, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, और कॉयर इंडस्ट्री केरला। तो प्यारे बच्चों मैं इससे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पता चल गया होगा, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं आर से क्या बनता है। ओ से हमने देख लिया ऑनरशिप, आर से हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल
जो है उसको वो कैसे मिल रहा है, आपके एग्रीकल्चर से मिल रहा है या मिनरल से मिल रहा है, जो हम मिनरल्स खोदते हैं ना, तो किस तरीके का है वो। तो जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो एक तो एग्रो बेस्ड होता है, दूसरा क्या होता है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में आप सभी जानते हो कॉटन, जूट, रबर एटसेट्रा, जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो जब किसी चीज का एज अ रॉ मटेरियल हम उसको यूज करते हैं तो वो क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज एग्रो। दूसरा है मिनरल, तो इसमें आयरन एंड स्टील, सीमेंट, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये जो चीजें ये मिनरल्स के तौर पे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम उगाते नहीं है, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रॉ मटेरियल के बेस पे एक तो मिनरल और एक एग्रो। एग्रो जो एग्रो से ले रहे हैं और मिनरल जो हम डायरेक्ट ले हम नेचर से ही रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेस वो नहीं है जो एग्रो का है। अब प्यारे बच्चों थर्ड है जो 1 मार्क के क्वेश्चन में भी या ट्रू करेक्ट द सेंटेंस में भी वो आपको इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना, बहुत ही आसान है। तो दैट इज वो क्या है, साइज या फिर कैपिटल। साइज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये मैं साइज बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको ओआरएस कैपिटल का मेन रोल और उसके बाद हम उसको बल्क में खरीदें या उसका कितना वेट में हम उसको खरीदें वो हम याद कर सकें। तो जब हम देखते हैं साइज यानी कि प्यारे बच्चों कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ, कैपिटल यानी पैसा। अब इस बेस पे डिसाइड किया गया है कि 1 करोड़ या उससे कम, है ना। मैं इसकी एग्जैक्ट लाइन भी आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन रुपीज 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से कम लागत के जितने भी जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो आएंगी स्मॉल स्केल में, और 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा है तो वो किस में आएगी, लार्ज स्केल में। तो स्मॉल स्केल में जैसे आप टॉयज की, आप इनकी साइकिल वगैरह की इनकी आप बात कर सकते हो। लार्ज स्केल में तो आप जानते ही हैं फिर, है ना, कार वगैरह जितनी भी चीजें हैं। और दिस लिमिट चेंज ओवर मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होती है। और ये आप मतलब ये बेशक नहीं भी लिखते तब भी हमें समझ में आता है, क्यों, क्योंकि पहले जो हम देखते थे 1 रुपए में कितनी सारी चीजें आ जाती थी, 10 टॉफीज आ जाती थी, और आजकल 1 रुपए की एक टॉफी भी बहुत सारी ऐसी जो 1 रुपए की एक टॉफी भी नहीं आती है। तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्री का है तो उसी बेस पे इसको टाइमली चेंज किया जाता है। जैसे अभी फिलहाल क्या है, 1 करोड़ से नीचे अगर है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में ओआरएस के बारे में क्या गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट उसको देखने की, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है प्यारे बच्चों, मैंने यहां लिखा नहीं, उसको भी हम इसी में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरा का पूरा करेंगे लेकिन ओआरएस के तहत करेंगे, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, list the various manufactured products you use in your daily life such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobile, medicines, and so on. If we classify the various industry based on particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industry may be classified as follows. On the basis of, अब हम पहले देखेंगे ownership. On the basis of ownership, public sectors owned and operated by government agencies. Government agencies जैसे बहल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, सेल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री owned and operated by individual or a group of individuals like Tisco, Bajaj Auto Limited, Dabur Industries. Joint sector, तीसरा क्या है, joint sector industry which are jointly run by the state and individual or a group of individuals. Oil India Limited is jointly owned by public and प्राइवेट सेक्टर। तो जो ऑनरशिप है उसके हम 3, क्योंकि प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, ज्वाइंट भी हो सकता है, और अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर, 4th जो है ऑनरशिप के बेस पे। इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स और वर्कर्स या फिर दोनों। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra and the coir industry in Kerala. और मैंने तीसरा आपको क्या बताया, अमूल इन गुजरात, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओ। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर, है ना। जब हम आर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, एग्रो बेस्ड, दैट इज कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ठीक है। तो ये मतलब इसको हम यहां से यूज करते हैं। मिनरल बेस्ड क्या है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स,
पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बिल्कुल इजी है, उसको हम जब हम देखते हैं एग्रो में और मिनरल में। एस से हम क्या देख रहे हैं, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट या साइज। A small scale industry is defined with a reference to the maximum investment allowed on the assets, asset यानी कि उसकी चीजें जो इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जो उसकी एसेट है ना, बिल्डिंग बनानी है, उसमें मशीन्स जो भी चाहिए, वो 1 करोड़ से जब कम होती हैं। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ और एनी इंडस्ट्री देन इट इज नॉन एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। 1 करोड़ से जब ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंडस्ट्री। तो ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आप इसको बोल सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, उसका मेन रोल, है ना, फिर हम देखेंगे उसको किस तरीके से लेना है। तो जब हम मेन रोल देख रहे हैं यानी कि उसका यूज देख रहे हैं हम कि उसका यूज कौन कर रहा है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन, स्टील एंड कॉपर एंड स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो यानी कि एक चीज को हमने तैयार किया लेकिन वो भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, वो फिर दोबारा से किसी और का रॉ मटेरियल बन के जा रही है और फिर हम एक फिनिश्ड गुड जो है वो लेके आते हैं। दूसरा क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। जो हम डायरेक्टली बाजार से गए, कार खरीदी, कार पे चलाई, आ गए, ठीक है। टूथपेस्ट लिया हमने, उसको सीधा निकाला, हम उसको बना तो नहीं रहे ना, तो वो आप समझ गए इनके बीच का डिफरेंस। एक तो जो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो मेन रोल क्या है, यानी कि जो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं उनके लिए, या कि वो एज अ रॉ मटेरियल बाकी फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए वो इंडस्ट्रीज में जा रहा है, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ, दैट इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। बल्क एंड वेट, कितना भारी है, हैवी है, वही अगेन वेरी सिंपल। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, तो इसमें हम एक तो क्या कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं, दूसरा लाइट कर रहे हैं, है ना। तो उसका बल्क वेट कितना है। लाइट में क्या है, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, गुड्स यानी सामान, सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, है ना, टॉयज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्यारे बच्चों देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। तो अब जो एग्रो बेस है या जो और इसमें इनके हम सब पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।